सुल्तानगंज नगर परिषद में अधिकारी को गोली मारने के बाद रामधनी यादव खुद सरेंडर करने के लिए पुलिस थाना पहुंच गया था। तो फिर पुलिस ने इनकाउंटर कैसे किया, इसकी कहानी आपको बताएंगे। आधी रात को 1 बजे के बाद रामधनी यादव को मालूम पड़ चुका था कि पुलिस उसे गोली मार देगी और वह खुद थाने में चला गया, लेकिन फिर भी हुआ वही जो भगवान ने लिखा था। इधर दूसरी तरफ सिवान में एक और एनकाउंटर हुआ और इसमें पुलिस ने जिसको गोली मारी उसका नाम है छोटू यादव। तथा बिहार पुलिस के इन 2 कार्रवाइयों के कारण पूरे बिहार का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है और पुलिस का एक संदेश घूम रहा है कि अब अगर गोली चलाओगे तो गोली खाओगे। सिवान में पूर्व एमएलसी के भांजे को छोटू यादव ने सिर्फ इसलिए गोली मार दी थी क्योंकि सड़क पर हल्का सा वाद विवाद हो गया था और बात करते वक्त विवाद हुआ तो उसने गोली चला दी। तथा आप समझ सकते हैं उस मेंटालिटी को कि बंदूक चलाना लोगों के लिए कितनी छोटी बात बन गई है। दोनों एनकाउंटर की कहानी आपको बताएंगे और बताएंगे कि जो बड़ा कुख्यात था रामधनी यादव, आखिर उसको गोली कैसे मारी गई, कैसे उसका साला अपने जीजा को बचाने के लिए आया था और फिर जीजा के सीने को चीरती हुई 4 गोलियां आर से पार हो गई। सारी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। जैसे ही भागलपुर के सुल्तानगंज नगर परिषद में एक अधिकारी को गोली मारी गई, नगर परिषद के चेयरमैन को गोली मारी गई, खुलेआम मारी गई, तो उसके बाद पुलिस की 4 टीम बनाकर रामधनी यादव को पकड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा था। पुलिस अपने अभियान में लगी हुई थी और रामधनी यादव के पास इस बात की सूचना पहुंचने लगी थी कि पुलिस इस मूड में है कि अगर तुम भागोगे, तुम मिलोगे, मुठभेड़ करना चाहोगे तो पुलिस मुठभेड़ भी करेगी और तुम्हें गोली मार देगी। रामधनी यादव ने सोचा कि अगर हम पुलिस से भागेंगे तो फिर पुलिस पकड़ने के लिए गोली चलाएगी ही चलाएगी और तब हम मारे जाएंगे। तथा उसने अपना दिमाग चलाया और हर बार की तरह सोचा कि पुलिस के सामने जाकर खुद सरेंडर कर देता हूं और बाद में अदालत की तरफ से हम बाहर आ ही जाएंगे, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है। इस बार भी वह आधी रात को थाने में पहुंच गया, करीब 1 से 1.5 के बीच में बताया जा रहा है, और थाने में जाने के बाद उसने सरेंडर कर दिया। लेकिन उसके पास कोई हथियार नहीं था तथा पुलिस उससे यह पूछने लगी कि जिस बंदूक से गोली मारी गई है आखिरकार वह बंदूक कहां है। रामधनी यादव पहले तो बंदूक के बारे में बताना ही नहीं चाहता था, क्योंकि उसे मालूम था कि बंदूक एक सबूत है, अदालत सबूत से चला करती है और बंदूक सबूत मिल जाएगी तो फिर पुलिस अगर उसे बरामद कर लेगी तो अदालत में हमारा बचना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए वो बता नहीं रहा था। लेकिन पुलिस के दबाव के कारण अंततः हुआ यह कि एक ग्रामीण इलाके का वह पता बताता है और कहता है कि हमने बंदूक वहां पर छुपा कर रखा है। यह सब कुछ रात में ही हो रहा था और उसी रात के अंधेरे में पुलिस रामधनी यादव को लेकर वहां जा रही थी जहां उसने बंदूक छुपा रखा था। लेकिन रामधनी यादव का एक साला है, वह अपने जीजा को बचाने के लिए पहले से ही कुछ लोगों को लेकर छुपा हुआ था। तथा जैसे ही पुलिस रामधनी यादव के साथ वहां पर गई तो उसकी तरफ से गोली चला दी गई और पुलिस की कहानी के मुताबिक पुलिस अपने प्रोटेक्शन में गोली चलाती है तथा इस बीच रामधनी यादव की पीठ में 4 गोलियां लग जाती हैं। वह सारी गोलियां उसके सीने को चीरते हुए बाहर निकल जाती हैं, मतलब कि कोई गोली उसके शरीर के अंदर इन 4 में से रहती नहीं है। और दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में एक मेडिकल कर्मी के हवाले से इस पूरी कहानी को छापता है और दैनिक भास्कर इन तमाम कहानियों का जिक्र करता है। इधर रामधनी यादव को लेकर हंगामा हो ही रहा था, तब तक सिवान से एनकाउंटर की खबर आती है। सिवान में चंदन सिंह अपने बेटे हर्ष के साथ एक तिलक समारोह में जा रहे थे, लेकिन रास्तों में कुछ लोगों से कहासुनी हो गई, जैसा वाद विवाद हो जाता है कभी कभी। और इसके बाद विवाद बढ़ा तब छोटू यादव तथा उसके कुछ अन्य साथी वहां पर गोली चला देते हैं तथा पुलिस छोटू यादव के गांव पर जाती है, उसे वहां से गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन यहां भी पुलिस की यही कहानी है कि जिस हथियार से छोटू यादव ने गोली चलाई थी उस हथियार को बरामद करने के लिए छोटू यादव से पूछताछ की जा रही थी और छोटू यादव ने बताया कि उसने हथियार को कहां पर छुपा रखा है तथा इस हथियार को बरामद करने के लिए पुलिस छोटू यादव को लेकर जा रही थी। और तभी जब हथियार बरामद करने के लिए पुलिस छानबीन कर रही थी तब छोटू यादव फायरिंग कर देता है और छोटू यादव फायरिंग करता है तो पुलिस भी फायरिंग करती है और इस दौरान छोटू यादव को गोली लगती है। हालांकि भागलपुर और सिवान की घटना में अंतर सिर्फ इतना है कि छोटू यादव के दोनों पैर के घुटने पर गोली लगी है, लेकिन भागलपुर में जो गोली लगी थी वह उसके सीने को चीरते हुए बाहर निकल गई थी। फिलहाल बिहार में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं और इस वक्त पर बिहार पुलिस शायद ही कभी इतनी त्वरित कार्रवाई करते हुए किसी को गोली मारती थी, लेकिन इस बार यह सब कुछ हो रहा है।
और सरकार में शामिल हर नेता इस बात को कह रहा है कि अपराधी जो भी होगा उसके साथ यही सुलूक किया जाएगा। तब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब सत्ता का नेचर बदला हुआ है, तो प्रशासन के काम करने का तरीका भी बदला है। बिहार में एनकाउंटर को लेकर के तमाम प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन एक धड़ा ऐसा है जो इस बात को खुले तौर पर स्वीकार कर रहा है कि अपराध को रोकने का एकमात्र तरीका यही है कि अपराधी के साथ वैसा ही सुलूक किया जाए जैसा वह किसी दूसरे के साथ करता है। जब तक नीतीश कुमार बिहार में थे, गृह मंत्रालय उनके पास था, कहा जाता था कि नीतीश कुमार कभी भी खुले तौर पर ऐसे एनकाउंटर्स के पक्ष में नहीं थे। उनका यही मानना था कि अपराधी को पकड़ा जाए, अदालत के जरिए सुनवाई हो और इसके बाद से अपराधी को सजा मिले। लेकिन यह बात भी सच है कि हमारा सिस्टम ऐसा है, पेचीदा है, कि अगर कोई अपराधी पकड़ा जाता है, उसका अपराध स्पष्ट तौर पर दिखता है, फिर भी वह कुछ दिनों के बाद जमानत पर बाहर आ ही जाता है और सजा मिलने में वर्षों का समय लग जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि अपराधी वृद्ध होकर दुनिया छोड़कर चला जाता है, लेकिन उसे सजा नहीं मिल पाती। तो फिलहाल दो अलग अलग धड़ा, दो अलग अलग राय बिहार में इस वक्त पर चल रही है। और पूरे के पूरे मामले को लेकर रामधनी यादव के साथ जो हुआ, इसके बाद छोटू यादव के साथ जो हुआ, इसको लेकर के सोशल मीडिया पर तमाम कहानियां घूम रही हैं। फिलहाल सुल्तानगंज नगर परिषद की एक छोटी सी आपको कहानी बताते हैं। रामधनी यादव को इस बात का शौक था कि हर चीज जो भी वहां पर नगर परिषद में हो, जो भी वहां पर डील हो, जो भी वहां से टेंडर उठे, उसका एक हिस्सा, कुछ प्रतिशत उसके घर पर पहुंचा दिया जाए। उसका खौफ ऐसा था कि पहले पहुंचाया जाता था, लेकिन जब नए चेयरमैन बने थे तो नए चेयरमैन के बनने के बाद यह सब कुछ रुक गया था। नए चेयरमैन दूसरी कंपनियों को टेंडर के मुताबिक काम करने के लिए दे रहे थे। जो वह वसूली किया करता था रामधनी यादव, उस वसूली को रुकवा रहे थे और कहा जा रहा है कि इसी कारण वह बौखलाया हुआ था। और इसके बाद इसी बीच कई करोड़ रुपए के एक प्रोजेक्ट को लेकर के उसे जानकारी मिलती है और वह एकदम से पागल हो गया, क्योंकि उसे उस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं मिल रहा था। तो कुल मिलाकर जो पूरी कहानी सुल्तानगंज की थी, जिसमें एक अधिकारी दुनिया छोड़कर चला गया, जो चेयरमैन है वो जीवन और मौत के बीच जूझ रहे हैं, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, और उसका अपराधी रामधनी यादव पुलिस की गोलियों में मारा गया, और इसको लेकर के तमाम चर्चाएं चल रही हैं। फिलहाल रामधनी यादव अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है, लेकिन रामधनी यादव के तमाम किस्से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल सबके जेहन में यही आता है कि ऐसे अपराधियों को अगर समय पर ही कुचला जाए, जिस समय वह पहला अपराध करता है, दूसरा अपराध करता है, तब शायद ऐसे अपराधी कभी इतने बड़े बन ही नहीं पाएंगे। लेकिन ऐसे अपराधियों को हर सत्ता का संरक्षण मिलता है। जो रामधनी यादव था, वह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के साथ फोटो खिंचाता था, चिराग पासवान तक के साथ खड़ा रहता था, बड़े नेताओं के साथ कांटेक्ट था, संपर्क था, और इसी कारण वह राज किया करता था। फिलहाल हमने आपको सिवान और सुल्तानगंज, भागलपुर की दोनों कहानियां सुनाई हैं। कहानी लगभग एक ही है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम चर्चा करें, बातचीत करें, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।